क्या आपको पता है कि इंसानों को इमैनुअल कांट ने बनाया है? जी हां। फ्रेंच फिलोसोफर मिशेल फूको का कहना है कि जब हम कहते हैं द मैन, ह्यूमन, इंसान, उससे जो इंसान का तसव्वुर हमारे दिमाग में आता है, मॉडर्न तसव्वुर, वो मॉडर्न तसव्वुर इंसान का इमैनुअल कांट का बनाया हुआ है। यानी जब हम कहते हैं द मैन, तो जो मैन हमारे दिमाग में आता है, जो इंसान का तसव्वुर हमारे दिमाग में आता है, वो इमैनुअल कांट का बनाया हुआ है। यानी इंसान का कॉन्सेप्ट हिस्ट्री में हमेशा से सेम नहीं रहा। हिस्ट्री कंटिन्यूअस नहीं है, हिस्ट्री लिनियर नहीं है। हिस्ट्री में डिफरेंट दौर गुजरे हैं, उन दौरों का नाम इसने एपिस्टीम्स रखा है, और हर एपिस्टीम का अलग सच होता है, हर एपिस्टीम्स की अलग डेफिनेशंस होती हैं, और हर एपिस्टीम में इंसान का किरदार भी अलग होता है। तो ये जो इंसान का किरदार है ना इस मॉडर्न एपिस्टीम में, ये पिछली एपिस्टीम से बहुत मुश्किल है। बल्कि फूको का कहना है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना द मैन, ये बना ही इस एपिस्टीम में है, इससे पहले था ही नहीं। यानी ये आज का जो दौर, आज की जिस एपिस्टीम में हम रह रहे हैं, मैं इस वीडियो में आगे जाके एपिस्टीम बहुत डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन मिशेल फूको का ये कहना था कि आज का जो इंसान है, जब हम कहते हैं द मैन, तो जो इंसान हमारे दिमाग में आता है वो इंसान इमैनुअल कांट का बनाया हुआ है। आज बात करेंगे मिशेल फूको पर, लेकिन उससे पहले भाई मैं पहले आई एम रियली सॉरी कि मैं बहुत अच्छे से वीडियो नहीं बना सका। बहुत सारे दोस्तों ने मैसेजेस कर करके पूछा कहाँ है, वीडियो कब आएगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता नहीं था यार कि मैं कि मतलब मुझे भी, मेरे अंदर भी कोई गुण है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और मैं माजरत खाऊं कि मैं बहुत अरसे से वीडियो नहीं बना सका, अपने ऑफिस के कामों में बहुत बिजी था, बल्कि अभी भी बिजी हूं। मैं शायद वीडियो ना बनाता, लेकिन क्योंकि इतने दोस्तों ने पूछा वीडियो कब आएगी, तो पहले आप लोगों के लिए शेयर, फिर मिशेल फूको पे जाते हैं। लोग डरते हैं दुश्मनी से तेरी, हम तेरी दोस्ती से डरते हैं। यह शेर मेरा ख्याल है कि जिगर का शेर है, लेकिन ये जिगर का असलूब नहीं है। मुझे देखिए भाई, एक मिनट जिगर पे देखिए। मेरा ख्याल है कि गजल में ना गालिब के बाद सबसे बड़ा शायर जिगर है। यानी मेरे हिसाब में गजल में गालिब के बाद सबसे बड़ा शायर जिगर है। लेकिन जिगर के साथ मसला यह है कि आप जिगर को पढ़े ना तो उसमें सब्सटेंस नहीं मिलता। यानी तेरे बाल, तेरी आंखें, तेरा ये, तेरा वो, यानी या शायद हमने 4 किताबें फलसफे की पढ़ ली हैं, तो अब हमें हर चीज में सब्सटेंस चाहिए। क्योंकि छोटी उम्र में हम पढ़ते थे तो जिगर बड़ा मजा आता था, अभी हमने पढ़ा तो हमें उसमें सब्सटेंस नजर नहीं आया। हमने कहा यार बाल, आंखें, तेरी चाल, तेरा ये, शराब। असल में पता मसला क्या है, ये जो सेग्रीगेटेड सोसाइटीज होती है ना, अब आप दूर से औरतों को देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब आपको कोई चीज मिलती नहीं है तो आप वो समझते हैं कि यार यही चीज है बस दुनिया में, ये मिल जाएगी ना तो बस यही आखिरी, आप अपनी सारी जिंदगी उसी पे कर देते हैं कि बस आखिरी चीज है ये, इसके बाद जिंदगी खत्म। और जब मिल जाती है तो फिर आपको पता चलता है कि नहीं यार ऐसा भी कोई, इतना भी कोई कमाल नहीं था। इसी वेस्ट में इस तरह से शायरी नहीं की गई औरतों पे कि मतलब किताबों की किताबें भर दी लिख लिख के तेरी आंखों पे, तेरे होठों पे। बल्कि वेस्ट में जो बड़ा क्लासिक लिटरेचर लिखा गया उसमें तो ये औरतों को छोड़ के भाग जाते हैं। भाई डिवाइन कॉमेडी में दांते छोड़ के भाग गया ना बियाट्रिचे को, दांते ने सारी शायरी बियाट्रिचे पे करी, सारी जिंदगी हर शेर बियाट्रिचे पे लिखा है। डिवाइन कॉमेडी भी उसके नाम लिखी थी, लेकिन एंड में छोड़ के भाग गया उसको। यानी दोजख में और परगेटरी में वो गया था वर्जल के साथ, जन्नत में गया था बियाट्रिचे के साथ, और बियाट्रिचे के साथ जब वो एंड पर पहुंचा तो उसने खुदा की तरफ चला गया और बियाट्रिचे को छोड़ दिया। यानी क्रिश्चियन मजहब में सबसे बड़ा इनाम आपको यह मिलेगा कि आपको खुदा मिल जाएगा, तो वो खुदा की तरफ निकल लिए, बियाट्रिचे को छोड़ गए। बल्कि वो प्लेटो ने कहा था ना शायद सिंपोजियम में, उसका एक डायलॉग है सिंपोजियम, उस पर मैंने वीडियो भी बनाई है, वो इश्क पर है। उसमें प्लेटो ने लिखा था कि आपको
वर्ल्डली लव से हेवनली लव मिलता है, यानी यहां दुनियावी प्यार से आपको आखिरत का प्यार मिलता है। तो छोड़ के भाग गया। बल्कि वो फाउस्ट, गोएटे का फाउस्ट, उसमें भी वो ग्रेचन को छोड़ के भाग जाता है फाउस्ट। तो इस तरह वेस्ट में इस तरह से नहीं लिखा गया कि आंखों पे, और बल्कि वो 1984 अगर आपने पढ़ा हो जॉर्ज ऑरवेल का, उसमें तो धोखा देता है वो एंड में अपनी लड़की को। मतलब मेरा ख्याल है लीजा नाम है उसका, या लीसा ही नाम है। वो एंड में फंसवा देता है उसको कि इसको पकड़ लो, इसने किया है। अगर आपने 1984 पढ़ा हो जॉर्ज ऑरवेल का, तो ये थोड़ा डिफरेंट एटीट्यूड है। क्या शेर कहता, लोग डरते हैं दुश्मनी से तेरी, हम तेरी दोस्ती से डरते हैं। दावरे हशर छोड़ दे शायद, दावरे हशर छोड़ दे शायद, हां मगर मौलवी से डरते हैं। यह है जालिब का शेर। हाँ, ये जालिब का शेर है। अच्छा सॉरी यार, फिर से फूको पर आते हैं। देखिए ये बहुत ही रेडिकल थिंकर था, अनार्किस्ट था, लेफ्टिस्ट था, मार्क्सिस्ट था, लाइफ लॉन्ग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था। लेकिन इसने एक काम यह किया कि जॉन पॉल सार्तर की तरह ना अपनी राइटिंग्स को और अपनी सियासत को मिक्स नहीं किया, बिल्कुल ही 100% मिक्स नहीं किया। राइटिंग अलग रखी, रिसर्च अलग रखी और पॉलिटिक्स अलग रखी। इसने वेस्टर्न सिविलाइजेशन की सारी फाउंडेशंस को चैलेंज किया, सारी हिस्टोरिकल मिथ्स को चैलेंज किया। ये जो रीजन पे इतना फखर करते हैं, इसने रीजन को चैलेंज किया, साइंस को चैलेंज किया। जितने ये इंस्टीट्यूट्स बने हैं ना, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, ये पागल खाना, ये स्कूल्स, ये थाने, ये कचहरी, ये अदालतें, ये सारी जो, इसको इसने पावर सेंटर्स डिक्लेयर किया। और इसने बोला कि भाई इसके पीछे कोई ऑनेस्टी नहीं है, इसके पीछे पावर है, ये पावर गेम है। ये जो बोर्जवाजीज हैं, ये लोगों को कंट्रोल करने के लिए ये सारे इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं, सामने से दिखाने को कहते हैं कि ये बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो ये एक टिपिकल पोस्ट मॉडर्निस्ट था। मैंने पोस्ट मॉडर्निज्म पर एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई है, उसमें बताया कि पोस्ट मॉडर्न फिलोसोफर्स की क्या थिंकिंग होती है। यानी ये पोस्ट मॉडर्न फिलोसोफर्स कहते हैं कि इंसान का कोई फिक्स नेचर नहीं है, आप इंसानी नेचर को डिफाइन नहीं कर सकते, किसी चीज का कोई फिक्स्ड एसेंस नहीं है। और ये जो पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स होते हैं, ये रीजन को, रैशनैलिटी को इतना हाई रेट नहीं करते। ये समझते हैं कि इस दुनिया की कोई टीलियोलॉजी नहीं है। तो यानी ये पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स की जो एक जनरल एटीट्यूड है ना फिलोसफी की तरफ, इसके भी वही आइडियाज थे। देखिए मैं एक आपको बात बता दूं कि जब भी आप किसी पोस्ट मॉडर्न थिंकर के बारे में पढ़ें, तो ये जरूर जान लें कि जो आदमी उनके बारे में बात कर रहा है या उनके बारे में लिख रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे ये बुक है हबरमास की, द फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेज ऑन मॉडर्निटी। अब हबरमास जो था ना, वो एक ऐसा आदमी था जो रैशनैलिटी पर बिलीव करता था। यानी ये वो थे बेसिकली यानी जर्मन जूइश नियो मार्क्सिस्ट एरिस्टोक्रेट टाइप के लोग थे ये बहुत सारे। ये कहलाता है फ्रैंकफर्ट ग्रुप। तो ये सारे जो थे ना, ये होरकाइमर और मार्कुजे और अडोर्नो और ये सारे रैशनैलिटी, हेगल के थे ना फॉलोअर्स। तो ये समझते थे कि दुनिया की एक टेलियोलॉजी है, दुनिया रैशनैलिटी पे चल रही है। तो अगर आप किसी इस तरह के आदमी की राय पढ़ेंगे फूको के बारे में, तो आपको वो फूको दुनिया का सबसे बुरा इंसान लगने लग जाएगा। क्योंकि इनका देखिए, हबरमास बहुत बड़ा फिलोसोफर था, ये कुछ जॉर्डन पीटरसन नहीं था। मतलब ये बड़ा आदमी है। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इसका रास्ता ही डिफरेंट है। तो ये बुक पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। इसने डरीडा के बारे में, फूको के बारे में इतना उल्टा सीधा लिखा। देखें, हर फिलोसोफर दूसरे फिलोसोफर को स्ट्रॉ मैन करता है, ठीक है, हर फिलोसोफर। देखें एक बात बताऊं, मैंने अरस्तु के बारे में भी ये सुना है कि उसने भी सारे बड़े फिलोसोफर्स को, उससे पहले जो आए थे, उनको स्ट्रॉ मैन किया। यानी अरस्तु क्या करता था, जब अपनी कोई बुक लिखता था ना, तो जैसे फिजिक्स है तो उसमें वो लिखेगा कि भाई इससे पहले इसने ये कहा था, इसने ये कहा था। तो लोग कहते हैं कि अरस्तु ने उनके वीक आर्ग्यूमेंट्स उठाए थे, उनके पावरफुल है ऐसा भी कहते हैं। तो हर फिलोसोफर दूसरे फिलोसोफर को स्ट्रॉ मैन करता है, ये एक आम बात है। तो अगर आप किसी हबरमास टाइप के आदमी
को पढ़ेंगे जो फूको के बारे में या डरीडा के बारे में बात कर रहा है तो आप हैरान रह जाएंगे, वो सारी बुराइयां बताएगा इनमें। तो इस तरह के लोगों के बारे में ना पढ़ें। इस तरह जैसे ह्यूबर्ट ड्राइफस है, अब मुझे पता है कि इसने ये किताब लिखी फूको पर और बिल्कुल एक इम्पार्शियल न्यूट्रल एनालिसिस उसकी सारी किताबों को किया। तो ये ध्यान में जरूर रखें जब भी आप किसी को पढ़ें, और खासतौर पर पोस्ट मॉडर्न राइटर्स को। जैसे डरीडा के बारे में बहुत उल्टा सीधा लिखा गया, फूको के बारे में बहुत उल्टा सीधा है, तो हमेशा ये ख्याल करें कि आप किसको पढ़ रहे हैं। तो फूको जो था, जाहिर सी बात है, ये कहता था कि हिस्ट्री इंसानी तारीख का कोई टीलॉस नहीं है। यानी हेगल ने कहा था ना कि इंसानी तारीख का एक टीलॉस है, ये जैसे हबरमास था, ये भी मार्क्सिस्ट था। तो मार्क्स ने क्या कहा था कि जी पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म होती है, फिर स्लेवरी होती है, फिर आपका फ्यूडलिज्म होती है, फिर कैपिटलिज्म होती है, कैपिटलिज्म के बाद सोशलिज्म होती है। तो ये जो फ्रैंकफर्ट ग्रुप था, इसको बड़ी तकलीफ थी कि यार हमारा सोशलिज्म किधर है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, फूको कहता था नहीं, हिस्ट्री की कोई टीलियोलॉजी नहीं है, हिस्ट्री कंटिंजेंट है। समझ रहे हैं? हिस्ट्री प्री डिफाइंड नहीं है कि हम किसी तरफ जा रहे हैं, कुछ होना है, हिस्ट्री अनफोल्ड हो रही है, फ्रीडम का सफर है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इसके बारे में कुछ लोग ये समझते रहे कि शायद फूको एक फिनोमिनोलॉजिस्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिनोमिनोलॉजी कहते हैं फिलॉसफी की उस ब्रांच को जो इससे डील करती है कि हम इस दुनिया को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। यानी ये जो रिप्रेजेंटेशन हमारे सेंसेस के थ्रू हमारे दिमाग में जाती है, फिर हमारा दिमाग उन पर काम करता है, वो सब जो ये जो इस दुनिया को हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, ये दुनिया एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, ये सारा जो गेम है ना, इसको फिनोमिनोलॉजी बोलते हैं। ये फिनोमिनोलॉजिस्ट भी नहीं था। इसके बारे में ये भी कहा जाता रहा कि ये शायद स्ट्रक्चरलिस्ट है। स्ट्रक्चरलिज्म फिलॉसफी की एक ब्रांच है जिसमें आप स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, यानी कि अपीयरेंसेस के पीछे क्या स्ट्रक्चर है। यानी मिसाल के तौर पे जैसे लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चरलिस्ट होते हैं ना, जैसे नोम चॉम्स्की है, या साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चरलिस्ट होते हैं जैसे लकान है या फ्रॉइड है, या मार्क्स था इकोनॉमिक स्ट्रक्चरलिस्ट। यानी क्या, जैसे मिसाल के तौर पे इस अपीयरेंस को, जैसे जबान है तो हमारी एक उर्दू जबान है, एक इंग्लिश जबान है, एक पख्तो मना पुख्तो लग लग राजी, एक पश्तो जबान है, एक सिंधी है। इतनी सारी जबानों के पीछे एक स्ट्रक्चर होगा, यानी कल्चर्स हैं, इन सारे कल्चर्स के पीछे एक स्ट्रक्चर होगा। माइथोलॉजी है भाई, इंडियन माइथोलॉजी है, ये माइथोलॉजी है, वो इन सारी माइथोलॉजीज के पीछे। अच्छा, मैं यार एक बात बता दूं, मेरी वीडियो के नीचे आके ना कुछ इंडियंस कमेंट करते हैं कि यार ये चीज तो हमारी किताबों में 5,000 साल पहले लिखी गई थी ये चीज। ओ भाई, मुझे पता है भाई, इंडियन माइथोलॉजी जो है ना, वो ग्रैंड डैडी है सारी माइथोलॉजीज की। ये मुझे पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कोई भी माइथोलॉजी इंडियन माइथोलॉजी से ऊपर नहीं है। 8,000 साल, पता नहीं कितने हजार साल पुरानी माइथोलॉजी है। भाई तुम्हारा मुकाबला ही नहीं किसी से यार, क्यों आके अपना भी टाइम जाया करते, मुझे पता है। अच्छा, तो ना ये स्ट्रक्चरलिस्ट था, ना ये फिनोमिनोलॉजिस्ट था, और ये बहुत ही रेडिकल थिंकर था। मैं आपको क्या बताऊं, यानी ये कुछ भी बोल देता था। ये जो वीडियो है ना, हम इसमें मिशेल फूको का एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको, और अगर ये वीडियो के व्यूज आए तो फिर हम इसकी बुक्स, जो मेन बुक्स है ना, ऑर्डर ऑफ थिंग्स, डिसिप्लिन एंड पनिश, इस तरह की बुक्स भी इसकी डिस्कस कर लेंगे। देखिए, ये इसने एक जगह लिखा फूको ने कि वेस्टर्न फिलोसॉफिकल हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इवेंट था डॉन किहोटे। डॉन किहोटे जो नॉवेल है ना सर्वांटिस का, फूको ने लिखा कि वो वेस्टर्न फिलोसॉफिकल हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इवेंट था। यार, डॉन किहोटे अगर आपने पढ़ा हो, वो वाकई एक बहुत डीप फिलोसॉफिकल नॉवेल है। यानी अगर आपने इंक्विजिशन की तारीख पढ़ी हो ना, स्पेनिश इंक्विजिशन की, वो नॉवेल जो है ना, जब आप पहले 300-400 पेज पढ़ते हैं ना, तो आपको लगता है ये क्या कॉमेडी है, हर जगह से पिट रहा है वो डॉन और उसका सैंचो पांजा जो है, वो हर जगह पिट के निकल रहे हैं। 200-300 पेज तक तो आपको हंसी आती है,
फिर अगले 200 पेज आप सोचने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है, और फिर जब और पढ़ते हैं आप अगले 200, फिर आपको समझ में आता है कि यार ये पिटे जा रहा है पिटे जा रहा है, ये कॉमेडी नहीं है, ये ट्रेजिडी है। और फिर उसमें जो वन लाइनर्स हैं, मतलब मैंने सुना है, बल्कि सर्वांटस ने शायद अपने प्रेफेस में लिखा था कि ये बुक का आइडिया उसने किसी मुसलमान से लिया था, कोई सैयद हामिद करके कोई आदमी था, उससे लिया था। लेकिन आपको एक बात बताऊं, मुसलमानों में और क्रिश्चियंस में जो कल्चरल एक्सचेंज हुआ ना, वो सबसे अच्छा स्पेन में हुआ। क्रूसेड्स में भी नहीं हुआ इतना अच्छा जितना स्पेन में हुआ। ये सर्वांटेस जो है ना, उसने 30 बुक्स लिखी थी इससे पहले, 30 प्लेज लिखे थे, कोई भी एक हिट नहीं हुआ। और फिर ये डॉन किहोटे इतना बड़ा हिट हुआ कि हेरल्ड ब्लूम ने जब वेस्टर्न कैनन लिखा तो उसने कहा कि 2 किताबें हैं जो वेस्टर्न कैनन का सेंट्रल पॉइंट है, डॉन किहोटे और हैमलेट। इतना बड़ा इसको। अच्छा जी, जो फूको साहब थे, ये बहुत ही पॉलिटिकली एक्टिव लाइफ जीते थे। ये इन्होंने फ्रेंच कम्युनिस्ट पार्टी भी ज्वाइन करी थी, लेकिन क्योंकि ये एक होमोसेक्सुअल था, और जो फ्रेंच कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्होंने तो कहा कि यार ये तो बुर्जुआजीज का काम है, ये तो एक बुर्जुआजी डेकेडेंस है, ये तो हमारी थोड़ी गरीबों की, थोड़ी प्रोलिटेरियट्स की थोड़ी डेकेडेंस, ये तो बुर्जुआजीज की। फिर इसको बड़ा प्रेशराइज किया गया होमोसेक्सुअल होने पर, जिस पर ये पार्टी के साथ उस तरह से एसोसिएटेड नहीं रहा। सारी जिंदगी इसको मेंटल हेल्थ चैलेंजेस रहे, यानी ये साइकाट्रिस्ट के पास आता जाता रहा। बचपन में तो बहुत ही ज्यादा गया, जब तक ये अपने बाप के कंट्रोल में था। सुसाइडल भी था, 1-2 दफा इसने सुसाइड की भी अटेम्प्ट करी। ये फ्रेडरिक नीचा से बहुत ज्यादा इंप्रेस था। इसकी मैंने तो 2-3 ही बुक्स पढ़ी हैं और मुझे बहुत ज्यादा नीचा का इन्फ्लुएंस नजर आया, और कार्ल मार्क्स को तो नजर आया ही, क्योंकि ये कम्युनिस्ट पार्टी में था। और आप आयरनी देखिए कि जिस जमाने में ये, यानी ऐसा कौन सा राइटर होगा, आप मुझे बताइए, जिसने हिस्ट्री ऑफ मैडनेस लिखी हो, हिस्ट्री ऑफ मैडनेस या जीनियोलॉजी ऑफ मैडनेस, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, यानी हमारा जो पीनल कोड है, यानी वेस्टर्न सोसाइटीज में जो पीनल कोड है, इसकी हिस्ट्री, ये अजीबोगरीब टॉपिक्स पे ये बुक्स लिखता था। और जिस जमाने में ये हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी लिख रहा था, उस जमाने में ही बेचारा ये एड्स से इसका इंतकाल हुआ। तो कैसी आयरनी है, हिस्ट्री ऑफ सेक्स लिख रहा है और एड्स से मारा गया। ये यानी बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस इसके खिलाफ मिलते हैं कि ये चाइल्ड अब्यूज में इन्वॉल्व था। टूनिसिया में, अफ्रीका में ये कुछ अरसे रहा, वहां पर कुछ लड़कों को ये पैसे वैसे दे के उनको अब्यूज करता था। इसके बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मिलते हैं। और इस पर जब ये खबर सामने आई तो इस पर जॉर्डन पीटरसन ने बड़ी वीडियोस डाली हैं अपने चैनल पर। तो अभी तक कंफर्म नहीं है, कंफर्म इस सेंस में नहीं है कि कोई इसको अदालत में नहीं लेकर गया, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मिलते हैं। मेरा ख्याल है अल जजीरा ने भी इस पे कोई वीडियो वगैरह बनाई है कि जो एविडेंसेस मिले थे इसके खिलाफ टूनिसिया में। देखिए साहब, ये एक ऐसा फिलोसोफर था जिसने बहुत अहम सवाल पूछे, बहुत अहम। देखिए, हम फिलोसोफर्स को उनके जवाबों के लिए नहीं पढ़ते, हम फिलोसोफर्स को उनके सवालों के लिए पढ़ते हैं। जवाब तो सभी, प्लेटो के जवाब सारे, अरस्तू के जवाब सारे गलत थे, डेकार्ट के जवाब गलत। हम तो इनको इसलिए पढ़ते हैं कि इन्होंने सवाल क्या पूछा, जानने की क्या कोशिश करी, किस तरह से अपने सवाल फ्रेम किए, हम इनको सवालों के लिए पढ़ते हैं। तो फूको ने पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन पर बड़े बड़े सवाल खड़े किए, स्कूलों पे सवाल खड़े किए, पुलिस स्टेशन पे सवाल खड़े किए, जजों, जुडिशियल सिस्टम पे सवाल खड़े किए कि ये सारी पावर मैकेनिज्म है, झूठ बोलते तुम कि ये इंसानों की फलाह के लिए बनाया गया है। पागलों के साथ जो रवैया चेंज हुआ इंसानों का, उस पर इसने सवाल खड़े किए, रैशनैलिटी पे सवाल खड़े किए, साइंस पे सवाल खड़े किए, इसने हर चीज पे सवाल खड़े किए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक इसके अंदर एस्पेक्ट था कि ये सवाल खड़े करता था। अच्छा, हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री इसने, क्योंकि हिस्ट्री बहुत लिखी है, इसने अपनी ज्यादातर जो काम किया वो हिस्ट्री के अंडर में किया, कि इस पागलपन की हिस्ट्री, जेलों की हिस्ट्री, क्लिनिक्स की हिस्ट्री, सेक्सुअलिटी की हिस्ट्री। तो हिस्ट्री से इसका बड़ा बड़ा अहम एक ताल्लुक था। और हिस्ट्री ये करता था, उसको नाम देता था जीनियोलॉजी का। जैसे फ्रेडरिक नीचा ने, अगर आपको याद हो, फ्रेडरिक नीचा की एक अजीम किताब है जीनियोलॉजी ऑफ मोरालिटी।
उसने ये नहीं कहा कि भाई मोरालिटी पे बात करनी है, अच्छा भाई ये अच्छा है ये बुरा है, या मोरालिटी को थ्योरी दे दे। नहीं, उसने कहा ये मोरालिटी आई कहां से, वहां से शुरू किया उसने। उस पर मैंने वीडियो भी बनाई है और वो मेरी एक अच्छी वीडियो है। यानी मैं समझता हूं कि जीनियोलॉजी ऑफ मोरालिटी का पहला चैप्टर मैंने बड़ा अच्छा समराइज किया है उस वीडियो में, वो देखिए आप। अच्छा, तो इसने भी हिस्ट्री पर बड़ा काम किया, और जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपकी जितने हिस्ट्री से मुतालिक आइडियाज है ना, ये सारे शेटर कर देगा वो। यानी आप जिस तरह से दुनिया को देखते हैं ना, आपके देखने का अंदाज ही बदल देगा ये। यानी इसने कहा कि इंसानी हिस्ट्री ना डिफरेंट एपिस्टीम्स में टूटी हुई है, डिफरेंट दौरों में टूटी हुई है। ये हिस्ट्री लिनियर नहीं है कि आगे जा रही, नहीं, हर एपिस्टीम दूसरी एपिस्टीम से डिफरेंट है, हर एपिस्टीम का सच डिफरेंट है, हर एपिस्टीम में आप क्या सोचते हैं ये डिफरेंट है। और इसने जो अपनी, मैं एपिस्टीम्स पर भी आऊंगा लेकिन अभी हिस्ट्री की बात हो रही है। इसने जो अपनी हिस्ट्री की बात करी ना, इसने कहा हमारी हिस्ट्री में बहुत एक्सक्लूजन है। हम जब हिस्ट्रियां लिखते हैं तो उसमें हम लोग सब लोगों को कवर नहीं करते, बहुत लोगों को हम छोड़ जाते हैं। हम लोग गरीबों को, हमने जितनी हिस्ट्री लिखी बादशाहों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी, हमने जितनी हिस्ट्री लिखी नवाबों की, बड़े आदमियों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी, जो दुनिया के मेजर इवेंट्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी। डेली लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई हिस्ट्री लिखी नहीं हमने, गरीबों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई हिस्ट्री लिखी नहीं हमने, औरतों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई हिस्ट्री लिखी। और औरत कहां है हिस्ट्री में भाई? 5000 साल की तारीख में औरत कहां है? मैं वेस्ट की बात कर रहा हूं। कहते हैं कि जितनी तारीख लिखी गई है ना उसमें 1% औरत भी नहीं है, 1%, 1%। 99% मर्दों की हिस्ट्री है। यानी वो ये कहता है कि हमें जो हिस्ट्री मिली है ये क्वेश्चनेबल हिस्ट्री है। कोई, ये एक पोस्ट मॉडर्निस्ट था, ये कहता है कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होता। तो जब ट्रूथ होता ही नहीं, इसका मतलब जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो वो किसी का, एक आदमी का एंगल पढ़ रहे हो आप, ट्रूथ तो कुछ होता ही नहीं है। सारी हिस्ट्री फैब्रिकेटेड है। सारी जो हमें बायोग्राफीज मिली हैं, सीजर ये था वो सब फैब्रिकेटेड है। भाई आप मुझे बताइए ना, यहां तक कहते हैं लोग कि जितनी वेस्ट में जितनी हिस्ट्री लिखी गई है ना, या जितनी हिस्ट्री हमें मिलती है उसमें 1% भी औरत नहीं है। जितनी किताबें लिखी गई, रिलीजियस बुक्स हो, कुछ भी यार, सब मर्दों ने लिखा है। आप पढ़े तो पढ़ के पता लगता है कि यार ये किसी आदमी ने लिखा, भाई ये किसी औरत का काम नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक एग्जाम्पल दूं आपको, बड़ी अजीब सी एग्जाम्पल आ गई दिमाग में, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगेगी लेकिन है, एग्जाम्पल तो है। यानी मैं बताना ये चाह रहा हूं कि सारी किताबें मर्दों की लिखी हुई हैं। जैसे अब ओल्ड टेस्टामेंट है, ओल्ड टेस्टामेंट में, ओल्ड टेस्टामेंट में हजरत दाऊद का और बैतशीबा का वो जो वाकया है, मशहूर वाकया है, मैंने बहुत दफा अपनी वीडियोस में जिक्र किया है उसको। अगर आपको पेंटिंग्स वगैरह का शौक है ना तो गूगल करें बैतशीबा इन द बाथ। इसमें रेम्ब्रांट ने बड़ी खूबसूरत एक पेंटिंग बनाई है, बल्कि बहुत बड़े बड़े पेंटर्स ने पेंटिंग बनाई है कि बैतशीबा नहा रही है और हजरत दाऊद उसको देख रहे हैं। अच्छा भाई, मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला था कि यार जब आप ये हजरत दाऊद वाला वाकया बताया करें या बाइबल से और कुछ बताया करें तो ये बोल दिया करें कि ये झूठा वाकया है। तो भाई मेरा दोस्त कह रहा है कि ये झूठा वाकया है। तो बैतशीबा, वो सबको पता है कि वो नहा रही थी, फिर हजरत दाऊद ने उसके साथ सो गए, फिर उसके मियाँ को मरवा दिया। तो अल्लाह मियाँ ने एक आदमी भेजा हजरत दाऊद के पास और उसको बोला कि भाई, उनको बोला कि तुमने एक गरीब आदमी की बीवी के साथ सेक्स किया और घर के अंदर सेक्स किया, तो अब तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हारी बीवियों के साथ तुम्हारे मोहल्ले वाले सेक्स करेंगे और रोड पे करेंगे। ये ओल्ड टेस्टामेंट है। हजरत दाऊद को क्या बोला अल्लाह मियां ने ओल्ड टेस्टामेंट में? अब तुम्हारी बीवियों के साथ तुम्हारे मोहल्ले वाले सेक्स करेंगे और रोड पे करेंगे। ये सजा है हजरत दाऊद की। अबे बीवियों का क्या कसूर था? नहीं समझे भाई? अडल्ट्री किसने करी थी? हजरत दाऊद ने और बैतशीबा ने, बकौल ओल्ड टेस्टामेंट के। हजरत दाऊद ने और बैतशीबा ने।
तो सजा किसको मिलनी चाहिए? हजरत दाऊद को और बैतशेबा को। और बाइबल क्या कह रही है? हजरत दाऊद की बीवियों को सजा मिलेगी, वो भी रोड पे। मैं कहना ये चाह रहा हूं, ये किताबें मर्दों की लिखी हुई है, यानी इस तरह की सजा मर्द ही देगा ना कि सब तेरी बीवियों को भी रोड पे। अब भाई मैं आपको एक और वाक्य सुनाता हूं, न्यू टेस्टामेंट का वाक्य सुनाता हूं। वो हजरत ईसा के पास कुछ लोग आए कि भाई इस औरत ने अडल्ट्री करी है, इसकी क्या सजा है? अब जाहिर सी बात है, हजरत ईसा जो है वो यहूदी आलिम थे, हजरत मूसा की शरीयत पे थे, लॉ पे थे। तो यानी न्यू टेस्टामेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, मुसलमान, वो मैं, ये रिलीजियस चैनल नहीं है भाई, ये मैं हिस्टोरिकल चैनल है। अच्छा, तो वो हजरत ईसा ने कहा कि भाई इस औरत को संसार करने की सजा मिलेगी, पत्थर मार मार के जो मारते हैं ना, लेकिन शर्त यह है कि पहला पत्थर वो मारेगा जिसने खुद कभी कोई गुनाह ना किया हो। ये वाक्य सबने सुना हुआ है। अब कोई नीचे आके लिखेगा कि ये वाक्य बाइबल में बाद में ऐड किया था, भाई मुझे पता है, मतलब ऐसी बेसिक बातें आके लिखते हैं ना लोग। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए, हजरत ईसा को पहला सवाल क्या करना चाहिए था? हजरत ईसा को पूछना चाहिए था कि भाई ये औरत जिसके साथ अडल्ट्री कर रही थी वो मर्द किधर है, उसको भी तो लाओ। और भाई किसी के साथ कर रही होगी ना, उसको भी तो पकड़ो, वो औरत को। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये सारी कहानियां मर्दों की लिखी हुई हैं भाई। यानी जैसे वो पसली से बनाया, हवा को पसली से बनाया, अबे इतनी सी पसली में से कितना कितना बनाया हवा को, मतलब भाई जिस मिट्टी से आदम को बनाया उसी से हवा को बनाया हुआ यार, पसली से क्यों निकाल रहे हो? ये जो ओल्ड टेस्टामेंट का वाकया है, बल्कि वो शैतान ने बहका दिया, हवा को बहका दिया, मतलब वो बहकाना भी हवा पे डाल दिया। मतलब ये आप तारीख पढ़ें आपको नजर आता है कि यार ये किताबें, हेलन ऑफ ट्रॉय, उसकी वजह से दुनिया लड़ पड़ी जी। वो वाकई कुछ और होगा यार, बादशाहों की अपनी कोई चल रही होगी, मतलब आपने औरत पे डाल दिया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब आप तारीख पढ़ते हैं तो आपको नजर आता है कि इसमें औरतें नहीं हैं, और सब चीजें जो है ना, जो पुट्ठी चीजें हो रही हैं वो औरतों पे डाल दी गई हैं। यानी इस तरह की एक बायसनेस नजर आती है। तो हिस्ट्री में औरतें हैं नहीं भाई, ये कह रहा है कि हम जब अपनी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसमें बहुत एक्सक्लूजन है। हिस्ट्री में गरीब नहीं, गरीबों की किसने हिस्ट्री लिखी भाई? सब आप फिक्शन उठा लो, फिक्शन में कहां है गरीब? अभी 100 साल पहले तक कौन लिखता था गरीबों के बारे में? शेक्सपियर ने बादशाहों की कहानियां लिखी, वो बादशाहों की कहानियां। हुमर उठा लो, हुमर वो जो उसने इलियाड लिखी, ओडिसी लिखी, उसमें एक लाइन लिखी है, सिर्फ एक फुट सोल्जर की एक लाइन, बाकी सारे बड़े बड़े लोगों की बातें हैं। ये डिकन्स से पहले किसने लिखे गरीबों के बारे में यार? बल्कि डिकन्स के बारे में भी मैं पढ़ रहा था, जॉर्ज ऑरवेल के एसेज। देखिए जॉर्ज ऑरवेल के नॉवेल्स जो है ना, उससे बहुत आगे हैं उसके एसेज पढ़े। उसके नॉवेल मशहूर हैं, 1984 और एनिमल फार्म, ये सारे शैलो नॉवेल्स हैं। ये मतलब पब्लिक को जो पसंद आने वाली चीजें, क्या बोलते हैं उसको, पॉपुलर चीजें हैं, ये डीप चीजें नहीं है। उसके एसेज हैं। उसने एक ऐसे लिखा है डिकन्स पर, उसमें उसने इस मिथ को तोड़ा है कि हम जो ये समझते थे ना कि डिकन्स जो है वो प्रोलिटेरियट्स का राइटर है। उसने कहा नहीं भाई, एक फैक्ट्री वर्कर है सिर्फ उसकी पूरी राइटिंग में। वो जो हार्ड टाइम्स में जो एक बंदा है, हार्ड टाइम्स जरूर पढ़ें, वो बहुत बहुत बेहतरीन नॉवेल है, मेरा फेवरेट नॉवेल है। तो हिस्ट्री में औरतें नहीं है, हिस्ट्री में बच्चे नहीं है, हिस्ट्री में पागल नहीं है, हिस्ट्री में बहुत कुछ नहीं है। हमारी जो हिस्ट्री हमारे तक आई है, अच्छा इसका जो काम है, ये पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग्स में बहुत यूज किया जाता है, लेकिन इस पर एक इल्जाम यह भी लगता है कि इसने पावर के बारे में और पावर की अब्यूज के बारे में बहुत लिखा, लेकिन ये जो फ्रेंच कॉलोनियलिज्म था, पूरे अफ्रीका को जो फ्रेंच ने कॉलोनाइज किया हुआ था, उस पर इसने कुछ नहीं बोला, इसने कुछ नहीं लिखा। उस डर्टी पावर के बारे में इसने अपनी किसी किताब में कुछ नहीं बोला। इसने इसकी राइटिंग में जो कंटिन्यूस थीम आपको मिलती है, वो फ्रीडम मिलती है, इमेंसिपेशन मिलती है,
और ये भी फ्रेडरिक नीचा की तरह ये कहता था कि हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि हिस्ट्री प्रोग्रेस कर रही है और हम आगे की तरफ जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये दुनिया जन्नत बन जाएगी और रूल ऑफ लॉ हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये कहता था कि असल जो गेम है ना, जो बिहाइंड द सीन हो रहा है, वो विल टू पावर है। सारा गेम विल टू पावर के तहत हो रहा है, सामने उसको दूसरे नाम दे दिए जाते हैं इंसानियत के और इस तरह के। ये एक टिपिकल पोस्ट मॉडर्निस्ट था भाई, इसने मॉडर्निटी पर बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े किए। इसने कहा कि ये जो दावा किया जाता है ना कि नॉलेज जो है वो न्यूट्रल है और ऑब्जेक्टिव है और यूनिवर्सल है, उसने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारा पावर का गेम है, ये सारा जो बुर्जुआजीज सेटअप है उसकी डोमिनेशन को कंटिन्यू करने के लिए ये सारे गेम खेले जा रहे हैं। इसने रीजन पर बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े किए। यानी ये इसकी एक बड़ी अच्छी डिबेट यूट्यूब पर पड़ी हुई है चॉम्स्की के साथ। अब चॉम्स्की रैशनैलिटी वाला आदमी, हालांकि चॉम्स्की भी आर्सनिस्ट है भाई, वो भी बहुत बड़ा लेफ्टिस्ट है, लेकिन चॉम्स्की रीजन पे बिलीव करता है। अब चॉम्स्की ये कह रहा है कि नहीं, इंसान की एक फिक्स ह्यूमन नेचर होती है। फूको कह रहा है नहीं, कोई ह्यूमन नेचर फिक्स नहीं होती। तो ये दोनों डिफरेंट जबान बोल रहे हैं। वो बहस बिल्कुल ही बहुत मुश्किल है वो संभालना, लेकिन अच्छी डिबेट है, अगर आप देखें तो मजा आएगा। लेकिन ये कि ये दाल बोल रहा है, ये चना बोल रहा है, मतलब बिल्कुल ही अलग। अच्छा जी, ये फूको की एक बहुत बड़ी इसकी फिलॉसफी का एक एंगल है जिसको एपिस्टीम्स कहते हैं। एपिस्टीम कहते हैं कि हिस्ट्री जो है ना इंसानों की, वो मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में टूटी हुई है। इसने 3 एपिस्टीम्स बताए 15वीं सदी से लेके आज के दौर तक, और इसने कहा कि हर एपिस्टीम में क्या होता है, हर एपिस्टीम में कुछ चीजें होती हैं जो आप अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं। यानी वो एपिस्टीम जो होती है, आप उस एपिस्टीम से बाहर नहीं जा सकते। वो एपिस्टीम डिसाइड करती है कि आपकी नॉलेज की हद क्या है। उस दौर की नॉलेज उस दौर के एपिस्टीम पे डिपेंड करती है। आप उस एपिस्टीम से बाहर सोच नहीं सकते। यानी वो जो एपिस्टीम होती है वो इंप्लिसिट रूल्स होते हैं, और एक एपिस्टीम से दूसरे एपिस्टीम की तरफ जब तारीख बढ़ती है तो ये कंटिंजेंट होती है, कुछ भी हो सकता है, ये ब्लाइंड होती है। हर एपिस्टीम का अपना ट्रूथ होता है, हर एपिस्टीम का अपना नॉलेज होता है, हर एपिस्टीम का अपना डिस्कोर्स होता है। देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूं, एपिस्टीम की एक मिसाल देता हूं मैं आपको। देखिए, इसने कहा कि, और वो जो एपिस्टीम होती है ना, जिस दौर में आप रह रहे होते हैं, वो एपिस्टीम डिसाइड करती है कि आपकी नॉलेज की लिमिट क्या होगी। जैसे मिसाल के तौर पे, आज जब मैंने ये वीडियो बनाना शुरू करा तो मैंने ये सोचा कि मैं ये व्हाइट शर्ट पहनूंगा। ये मैंने कॉन्शियस डिसीजन लिया। लेकिन मैं शर्ट पहनूंगा, ये डिसीजन मैंने नहीं लिया, ये अनकॉन्शियसली है। ये क्योंकि ये आज जिस एपिस्टीम में हम रह रहे हैं उसमें ऐसे ही होता है। जो भी इस तरह के वीलॉग्स बनाते हैं वो शर्ट पहन के ही बनाते हैं, समझ लें। तो ये एक अंडरलाइंग रूल है इस एपिस्टीम का। जैसे इसने एक मिसाल दी एपिस्टीम की, इसने जो मिसाल दी वो दी कोपरनिकस के रेवोल्यूशन की। कोपरनिकस ने क्या किया? कोपरनिकस ने यह कहा कि पहले इंसान ये समझते थे कि सूरज जो है वो रिवॉल्व कर रहा है और दुनिया बीच में। कोपरनिकस ने एक रेवोल्यूशन लेकर आ गया। कोपरनिकस ने कहा नहीं, दुनिया घूम रही है और सूरज बीच में है। यह एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था जिससे एपिस्टीम चेंज हो गई। यानी आप एक दूसरे दौर में आ गए, यानी सारी पुरानी अजम्पशन आपकी कैंसिल हो गई। आप एक नए पैराडाइम शिफ्ट में आ गए। इसको आप पैराडाइम शिफ्ट से भी समझ सकते हैं, जैसे थॉमस कुन की जो फिलॉसफी ऑफ साइंस है ना, पैराडाइम शिफ्ट। यानी कोपरनिकस ने पैराडाइम शिफ्ट कर दिया, आपकी पुरानी अजम्पशन सारी टूट गई। यानी कि यार, ये जो कोपरनिकस था ना,
जैसे ही कोपरनिकस ने यह कहा कि जी दुनिया रिवॉल्व कर रही है, कोपरनिकस के फौरन बाद एक साइंटिस्ट आया केपलर, जिसने कहा ये जो ऑर्बिट है ये सर्कुलर नहीं है, ये इलिप्टिकल है। तो फूको ने कहा कि देखो, जब तक कोपरनिकस ने यह साबित नहीं किया कि दुनिया रिवॉल्व कर रही है, कोई केपलर पैदा नहीं हो सका, क्योंकि वो एपिस्टीम में डिफरेंट थी। जैसे ही कोपरनिकस ने यह कहा कि दुनिया घूम रही है, एक साइंटिस्ट आया जिसने कहा कि ये सर्कुलर नहीं है, इलिप्टिकल है। बात समझ रहे हैं? यानी आप अपनी एपिस्टीम में बंधे हुए हैं। आपकी एपिस्टीम का सच आपका अपना सच है, दूसरी एपिस्टीम का कोई और सच होगा, तीसरी एपिस्टीम का कोई और सच होगा। इसने 3 एपिस्टीम्स आइडेंटिफाई की थी 15वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक, जो यूरोप में इसने, यानी एपिस्टीम वो होती है जब अंडरलाइंग अजम्पशन सारी चेंज हो जाती हैं। यानी आप उस एपिस्टीम के कंट्रोल में होते हैं, उससे बाहर आप सोच नहीं सकते। जब तक किसी आदमी ने यह प्रूव नहीं किया कि दुनिया घूम रही है, कोई केपलर नहीं पैदा हो सका जो ये कहे कि ये सर्कुलर नहीं है और ऑर्बिट हमारा इलिप्टिकल है। समझ रहे हैं? यानी जब माइंडसेट चेंज हुआ तो फिर केपलर पैदा हुआ, वो उस एपिस्टीम से निकले तो फिर केपलर पैदा हुआ। हर एपिस्टीम का एक अलग सच होता है, हर एपिस्टीम का एक अलग डिस्कोर्स होता है, हर एपिस्टीम की एक अलग नॉलेज होती है, हर एपिस्टीम का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, हर एपिस्टीम का एक अलग कल्चर होता है। यानी उस एपिस्टीम का असर हर चीज पर पड़ रहा होता है, और आप वो चीजें अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं जिस एपिस्टीम में आप रह रहे होते हैं। जैसे आज के दौर में हम रह रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर आज के दौर में आप फूको से जाके पूछें कि भाई फ्री विल किसे कहते हैं, तो फूको कहेगा कि बाबा ये सवाल तुम इसलिए कर रहे हो कि हम एक ऐसे एपिस्टीम में रह रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग में ये सवाल पैदा हो। ये सवाल आज से 1000 साल पहले रेलिवेंट नहीं था, शायद वो इस तरह का कोई जवाब देगा। यानी हम इस एपिस्टीम, हमारे दिमाग में जो सवाल भी आते हैं ना, वो अपनी एपिस्टीम के अंडर में आते हैं। उस एपिस्टीम के जो सवाल हो सकते हैं, हम उससे बाहर सोच ही नहीं सकते। एपिस्टीम हमारी अकल की लिमिट है, हर दौर की एक अकल की लिमिट होती है। इसने कहा, ये कहना कि पिछली एपिस्टीम गलत थी या आज की एपिस्टीम आगे है, इसने कहा नहीं, ये सब रैंडम है। कोई एपिस्टीम किसी दूसरी एपिस्टीम से ना आगे है ना पीछे। हर एपिस्टीम का अलग मिजाज होता है, हर एपिस्टीम का अलग सच होता है, हर एपिस्टीम में इंसान का एक अलग किरदार होता है। वो जो मैंने कहा था ना कि इस वाली एपिस्टीम में जो इंसान का कॉन्सेप्ट है वो कांट ने बनाया है। यानी अगर आप देखें तो ये कह रहा है हिस्ट्री बिल्कुल लिनियर नहीं है, हिस्ट्री डिसकंटिन्यूअस है। एक एपिस्टीम से दूसरी एपिस्टीम में मूव होने का कोई कंटिन्यूअस रास्ता नहीं, कुछ भी हो सकता है और एपिस्टीम चेंज हो सकती है, नया दौर शुरू हो सकता है। हेगल को बिल्कुल इसने उल्टा कर दिया। हर एपिस्टीम में जो इंसान नॉलेज गेन करता है वो उस एपिस्टीम की नॉलेज होती है, उस एपिस्टीम में जो अजम्पशंस होती है ना, जो लिमिट होती है, वो उस एपिस्टीम की नॉलेज होती है। तो इसने कहा कि हम जिस एपिस्टीम में रह रहे हैं, आज जो हमारे ट्रूथ्स हैं, हो सकता है अगली एपिस्टीम में वो ट्रूथ्स ना हो, ट्रूथ्स भी चेंज हो जाए। ये तो पोस्ट मॉडर्निस्ट था ना, ये कहता है कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे आइंस्टाइन है। भाई आइंस्टाइन ने क्या बोला? आइंस्टाइन ने कहा टाइम रिलेटिव है, स्पेस रिलेटिव है। तो आइंस्टाइन के बाद एक टोटल शिफ्ट आ गया ना माइंडसेट में। अब न्यूटन क्या कर गया था, टाइम और स्पेस एब्सोल्यूट है, आइंस्टाइन ने कहा नहीं रिलेटिव है। तो एक माइंडसेट ही चेंज हो गया, नया नया एक बिल्कुल ही आपके अजम्पशंस ही चेंज हो गए। इस तरह की चेंजेस को बोलते हैं एपिस्टेमिक चेंजेस। जैसे डार्विन की थ्योरी है, उसने एक एपिस्टेमिक चेंज लिया है, उसके बाद इंसान सोचना ही अलग शुरू हो गए, पिछली अजम्पशंस ही टूट गई। तो ये एपिस्टीम का इसका एक बड़ा तस्वुर है। ये समझता था कि सारी नॉलेज जो है ये रिलेटिव होती है, कोई एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं है। हमारी सारी नॉलेज हमारे एपिस्टीम पे डिपेंड करती है। पिछली एपिस्टीम की अपनी नॉलेज थी, हमारी एपिस्टीम, हम जिस दौर में रह रहे हैं, इसकी अपनी नॉलेज है, अगले जो एपिस्टीम आएगी उसकी अपनी नॉलेज होगी। नॉलेज भी एक सोशल कंस्ट्रक्शन है जिसमें हम एक दूसरे से एग्री कर लेते हैं कि हाँ ये चीज सच है, तो सामने वाला कह देता है सच है, हम भी मान लेते हैं कि सच है। हाँ, इसने यानी कि जो बोर्जवाजीज डोमिनेशन थी ना ये इंस्टीट्यूशंस पर, इसने इस पर बहुत लिखा, यानी पागल खानों पर और ये इनके डिस्कोर्सेस पर इसने बड़ा काम किया। एक और इसका तस्वुर है नॉलेज और पावर का।
यानी ये समझता था कि नॉलेज और पावर जो है ना, ये एक ही चीज है। यानी ये समझता था, यानी फ्रेडरिक नीचा का सारा जो फलसफा था ना, वो पावर के गिर्द घूमता था। और ये फ्रेडरिक नीचा का बहुत बड़ा स्टूडेंट था, यानी इसने फ्रेडरिक नीचा से बड़ा असर लिया था। तो इसकी फिलॉसफी का भी जो सेंटर था वो पावर था। जैसे फ्रेडरिक नीचा ने कहा ना कि हमारी सबसे जो बेसिक विल है वो विल टू पावर है, हर चीज पावर के लिए हो रही है। तो इसने फिर इस फलसफे को लेकर खींच दिया जितना खींचा जा सकता था, यानी विल टू पावर को लेकर इसने एक्सट्रीम तक खींच दिया। इसने कहा कि जी जितनी भी नॉलेज दुनिया में हासिल की जा रही है ना, इसके पीछे कोई पॉजिटिव इंटेंशन नहीं है, इसके पीछे सिर्फ ये इंटेंशन है विल टू डोमिनेट। कोई नॉलेज न्यूट्रल नहीं है, कोई इंसानी भलाई के लिए काम नहीं हो रहा, ये विल टू डोमिनेट के लिए हो रहा है। द एक्चुअल थिंग इज विल टू पावर विच इज डिस्गाइज्ड अंडर विल टू नॉलेज। ये कहता है जब नॉलेज चेंज होती है पावर स्ट्रक्चर चेंज होता है। कोई नया नॉलेज सिस्टम आता है पावर स्ट्रक्चर चेंज होता है। जैसे साइकोलॉजी आई तो आपको साइकोलॉजिस्ट के आगे डाल दिया गया। साइंस में तरक्की होती है, साइंसदान पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाते हैं। इकोनॉमिक्स में तरक्की होती है, इकोनॉमिस्ट पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाते हैं। यानी जिस ग्रुप में भी नॉलेज आ जाती है वो ग्रुप पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाता है। यह कहता है कि आर एजुकेशन सिस्टम विच अपीयर्स टू डिसेमिनेट नॉलेज आर मेड टू मेंटेन अ सर्टेन सोशल क्लास इन पावर। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि एक सोशल क्लास है जिसको पावर में रखा जाए। यह एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर है, एक सोशल क्लास को दबाया जाए, एक सोशल क्लास को उठाया जाए। ये जो स्टेट इंस्टीट्यूट्स हैं, जब टीचर आपसे पूछता है ना कि व्हाट इज 2+2, इट्स एन ऑर्डर। ये बेसिकली एक डोमिनेशन का एक प्रोसेस है। स्कूलों के, आप थाने में जाओ, आप नंगे हो भाई, आप हॉस्पिटल जाओ, आप पहले कहां होते थे इस तरह से फॉर्म भरो, ये करो वो करो। ये सारे इंस्टीट्यूट से पावर इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके जरिए आपको कंट्रोल किया जा रहा है, आपको मॉनिटर किया जा रहा है, आपका सारा डेटा लिया जा रहा है। और नॉलेज, ये कहता है नॉलेज को बहुत कंट्रोल किया जाता है। ऐसे नहीं कि सबको नॉलेज अवेलेबल है। ये बेसिकली सारा सोशल साइंसेज में बात कर रहे हैं ना, तो सारी सोशल साइंसेज में नॉलेज को डिस्कोर्सेस के थ्रू मैनेज किया जाता है। यानी उस सोशल साइंस का जो डिस्कोर्स है, और वो डिस्कोर्स रेगुलेटेड होता है। तो ये भी एक पावर मैकेनिज्म है। यानी ये समझता था जैसे हॉब्स ने या नीचा ने कहा है ना, ह्यूमन बीइंग्स आर डिजायरिंग एनिमल्स एंड द बिगेस्ट डिजायर इज पावर। तो हर चीज में पावर स्ट्रक्चर है, हमें सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। सामने से चीज कुछ और नजर आ रही होती है, पीछे उसके पावर स्ट्रक्चर्स होते हैं। कहता है कि जितने भी सोशल स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं ना, ये पावर मैकेनिज्म के लिए बनाए जाते हैं। ये कहता है कि जैसे होमोसेक्सुअलिटी है, होमोसेक्सुअलिटी, ये कहता है ये 18वीं सदी में क्रिएट किया गया, ये एक सोशल स्ट्रक्चर, ये होमोसेक्सुअलिटी। इसने कहा भाई ये हमेशा से होते थे, होमोसेक्सुअल लोग हमेशा से होते थे इस दुनिया में, लेकिन एक कैटेगरी के तौर पे उनको नहीं देखा जाता था कि ये होमो, भाई होते थे वो एक नॉर्मल, उनको एक कैटेगरी बना देना कि जी ये होमोसेक्सुअल्स हैं। और इसने कहा जो एक कैटेगरी बन के सामने आई ना होमोसेक्सुअलिटी का, जी ये उसने कहा 18वीं, ये पावर, ताकि उनको आइसोलेट कर दिया जाए, एक और सोशल सेक्टर, सोसाइटी के एक और सेक्टर को साइड पे कर दिया जाए। इसने कहा ये जो क्राइम है ना, क्राइम ये भी सोशल कंस्ट्रक्ट है। कौन से चीजों को क्राइम करार दिया जाए कि जी ये कमजोर लोग, गरीब लोग ये नशा करते हैं, इस नशा को जुर्म करार दे दो, अमीर लोग ये नशा करते हैं, ये सही है। यानी ये जो हमारा जो पूरा पीनल सिस्टम है, ये पावर स्ट्रक्चर है। ये कहता है कि ये जो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज है ना, ये खासतौर पे ये वेस्टर्न यूरोप की बात कर रहा है, फ्रेंच और इंग्लैंड और इस तरह की, ये चाहती हैं कि हमारी सोसाइटीज में ना डोसाइल किस्म के लोग हों, जो बस बिल्कुल डोसाइल किस्म के लोग, और उसके लिए ये सारी पावर मैकेनिज्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। यार इसकी मैं बुक पढ़ रहा था, ये डिसिप्लिन एंड पनिश। अगर इस वीडियो के व्यूज आ गए ना तो मैं इसकी 2-4 किताबें भी डिस्कस कर लूंगा। अभी तो मैं एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूं, क्योंकि अगर जनरली आपको ना पता हो कि फूको कौन है तो बुक्स पढ़ने में मजा नहीं आएगा। इसकी ये बुक में एक ये डिसिप्लिन एंड पनिश, इसमें पेज
पेज 31 पर एक जुमला लिखा है, मैं ये जुमला पढ़कर खड़ा हो गया। बोलता है द सोल इज द इफेक्ट एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए पॉलिटिकल एनाटॉमी, द सोल इज द प्रिजन ऑफ द बॉडी। हम लोग क्या कहते हैं कि भाई रूह जो है वो जिस्म के पिंजरे में है, रूह कैद है। ये कह रहा है नहीं, ये उल्टा कह रहा है। ये क्या कह रहा है? सोल इज द प्रिजन ऑफ द बॉडी। हमारा जिस्म कैद है। हम क्या कहते हैं? रूह कैद है ना जिस्म में। ये कह रहा है हमारा जिस्म कैद है रूह में। ये इसने बहुत अच्छी बुक लिखी है कि किस तरह से हमारा जो पीनल सिस्टम है, यानी वेस्टर्न सोसाइटीज का जो पीनल सिस्टम है, चेंज हुआ है ओवर द ईयर्स। अच्छा जी, ये जो बर्थ ऑफ मैन जो इसने कहा था कि ये जो नया आज के दौर, इस एपिस्टीम का जो मैन है इसको कांट ने पैदा किया है, तो उसके बारे में ये कह रहा है कि 18वीं सदी में कांट एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आया, जब उसने अपना तो जो ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म या ए प्रायोरी कैटेगरीज वाला बात की ना, तो उसने ये साबित किया कि इंसान इस दुनिया में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं है, इंसान सब्जेक्ट भी है। यानी इंसान सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। उस वजह से ये जो मैन का कॉन्सेप्ट है ये चेंज हो गया। मैन का कॉन्सेप्ट एक नई एपिस्टीम में आ गया, पुराना जो मैन का कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया। जैसे ही उसने ये साबित किया कि मैन ऑब्जेक्ट भी है और सब्जेक्ट भी है, कांट ये फिनोमेनोलॉजी है ना सारी, कि हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करके ही अपने दिमाग को समझते हैं ना, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिवाइड। तो उसने कहा इससे इंसानों का माइंडसेट चेंज हो गया। आज का जो मैन है वो पैदा हुआ और कह रहा है ये मैन बहुत अरसे जिंदा नहीं रहेगा, ये मर जाएगा। लेकिन एक नया मैन पैदा हुआ जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता चला कि हम ऑब्जेक्ट भी हैं इस दुनिया में और हम सब्जेक्ट भी हैं इस दुनिया में। कह रहा है ये एक बड़ा नया कॉन्सेप्ट है, द मैन, द ह्यूमन। यानी कि द वे वी यूज टू ट्रीट मैन और मैनकाइंड चेंज्ड। पहले तो हमारा ये तस्वुर था ना कि भाई ये खुदा की एक दुनिया है और इसमें बहुत कुछ है और उसी तरह हम भी हैं इसमें एक। हम सिर्फ इस चीजों को डिफाइन करने की कोशिश करते थे। लेकिन कह रहा नहीं, जब हमने ये कहा कि हम सब्जेक्ट भी हैं तो हमारा रोल ही चेंज हो गया, हमारा जो दुनिया में ऑर्डर था वो चेंज हो गया। यानी अब जो है हमें इट्स once the order of the world was no longer God given, then the continuous relation which we had placed man with the other beings of the world was broken. यानी जब हमने खुदा को निकाल दिया, हमने कह दिया हम ही सब्जेक्ट हैं, तो हमारी रिलेशनशिप इस दुनिया के साथ जो थी और दूसरे चीजों के साथ जो थी वो तब्दील हो गई। अब हम सब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट के साथ साथ हम ऑब्जेक्ट भी हैं। अब हम सिर्फ एक दुनिया में स्पेक्टेटर नहीं है। कांट ने कहा था ना, आप अपनी दुनिया खुद बनाते हैं, हम इस दुनिया को मीनिंग देते हैं। टाइम और स्पेस हमारे दिमाग में है, टाइम और स्पेस ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है। तो अब हम ऑब्जेक्ट भी हैं और सब्जेक्ट भी हैं, यानी हम खुदा भी हैं, हम इंसान भी हैं। कह रहा है ये एक बहुत बड़ा तस्वुर चेंज हुआ द मैन का। लेकिन वो कह रहा है ऐसा मैन का जो कॉन्सेप्ट था ना वो पिछली एपिस्टीम्स में नहीं था। पिछली एपिस्टीम्स में इंसान सिर्फ अपने आप को इंसान समझता था कि खुदा ने ये दुनिया बनाई है, मुझे भी बनाया है। लेकिन इस एपिस्टीम में जब इंसान अपने आप को सब्जेक्ट भी समझता है और ऑब्जेक्ट भी समझता है, इंसान का बिल्कुल माइंडसेट चेंज हो गया। द मैन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है इस एपिस्टीम में। लेकिन ये कह रहा है ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। और फिर इसने लिखा कि ये जो मॉडर्न फिलोसॉफिकल एफर्ट्स फेल्ड अ कोहेरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन एंटिटी दैट इज समहाउ बोथ द सोर्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी इंसान जो है वो मीनिंग गिविंग भी है और ऑब्जेक्ट भी है। He argues that more successful efforts of the human sciences to attain knowledge of human beings have to counter science such as Lacan psychoanalysis and Levi Strauss anthropology। ये कह रहा है कि फिर इंसान ने अपने आप को समझने की कोशिशें शुरू करी। इससे पहले इंसान इस तरह से अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करता था। ये जो नए दौर में इंसान नया डिफाइन हुआ ना कि सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी है, तो इंसान ने अपने आप को नए तरीके से समझने की कोशिश शुरू करी, अपने आप को भी और इस दुनिया को भी नए एंगल से देखना शुरू किया। लेकिन वो इसमें नाकाम हुआ। ये वो कह रहे हैं साइको एनालिसिस, ये लिवी स्ट्रॉस की एंथ्रोपोलॉजी, ये स्ट्रक्चरलिज्म, ये हार्मोन्यूटिक्स, ये जो लिंग्विस्टिक आइडियलिज्म, हमने हर चीज को, इंसान की हर चीज को समझने की कोशिश करी लेकिन हमें कोई सिरा मिला नहीं।
तो ये जो नया इंसान हमने पैदा किया, कह रहा है ये मर जाएगा। क्या टाइम रह गया? 10 मिनट। इसकी एक और बुक है, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन के, यानी ये बता रहा है कि किस तरह से ये जो पागल लोग होते हैं उनकी तरफ हमारा एटीट्यूड चेंज हुआ ओवर द पीरियड। यानी कि आप देखें कौन सा फिलोसोफर होगा जिसने पागलपन की हिस्ट्री लिखी होगी, इसने लिखी, और ये रीजन के दौर में पागलपन की हिस्ट्री लिख रहा है आप। कितनी बड़ी बात है। ये कह रहा है कि भाई हमारी पूरी हिस्ट्री में पागलों को कब हम ऐसे अलग करके रखते थे कि अलग हो जाओ अलग हो जाओ, मतलब ये तो सोसाइटी का हिस्सा होते थे। कह रहा है ये कॉन्सेप्ट बहुत चेंज हुआ है ओवर द इयर्स। जैसे ही हमारी वेस्टर्न सोसाइटी रीजन पर चलना शुरू करी, हमने पागलों को अलग कर दिया कि जी ये अनरीजन है, वरना पागल आम सोसाइटी का हिस्सा होते थे। ये जो मैडनेस का तस्वुर आया है और पागलों को कोर्स करके अलग करने का एक सीन शुरू हुआ है, ये तो मॉडर्न दौर में हुआ है। इनको कब हमने तारीख में अलग किया? ये एक सोशल परसेप्शन है जो हमने चेंज कर दिया, क्योंकि हम अब रीजन पर चलने वाले बन गए, तो हमें अनरीजन जो है वो अच्छा नहीं लगता, हमने उनको अलग कर दिया। कह रहे कौन सा वो 0 पॉइंट है जहां रीजन और अनरीजन को अलग किया जाता है? कह रहे कि भाई जब से ये मॉडर्न दौर आया है ना, वेस्टर्न सोसाइटी में रीजन की डिक्टेटरशिप हो गई है, और जो भी थोड़ा सा अनरीजन हो उसको आप साइड पे कर देते हैं। कह रहा है कि भाई नॉर्मल लोगों में और पागल लोगों में रीजन का ही फर्क है ना, तो आप और आपको अनरीजन पसंद नहीं है, क्योंकि वो अनरीजन जो है वो इकोनॉमी के लिए इतना पावरफुल सेगमेंट नहीं है आपकी सोसाइटी का, तो इसलिए आपने उसको साइड में कर दिया। रैशनैलिटी जो है ह्यूमन हिस्ट्री में कभी भी फिक्स नहीं रही। रैशनैलिटी इरैशनैलिटी एक ही कॉइन के दो हिस्से हैं भाई। आपने अब उसको ऐसा एक अलग करके, पहले तो पागलों को पागलखाने में डाल दिया। जब से ये रीजन गाइडिंग प्रिंसिपल बना हर चीज का, पहले तो आपने पागलों को पागलखाने में डाल दिया, उनको फिजिकली सेपरेट कर दिया, पागल होना जैसे एक जुर्म हो गया। फिर आपको समझ में आया कि नहीं यार, सबको तो हम जेलों में नहीं, पागल खानों में डाल सकते हैं। फिर आपने उनको अस्पतालों में डाल दिया, फिर आपने उनको इंजेक्शन लगाए, यानी फिर आपने क्या किया कि उनको फिजिकली तो खुला छोड़ दिया हॉस्पिटल में, लेकिन फिर आपने उनके दिमाग को कैद कर दिया। फिर आपने उनको कह रहा है, फिर सिगमंड फ्रॉइड आ गए, फिर उन्होंने साइको एनालिसिस शुरू कर दिया। फिर आपने बोला पागलों को चलो बातें करो, बोलो बोलो 1-1 घंटे बातें करो। कह रहे ये सब कहां होता था भाई? पिछले कौन पागलों को लेके बैठ के बातें कर, क्राइम समझ के उसको हल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कह रहा है ये जो बोर्जवाजी अथॉरिटेरियन सोसाइटी है ना, ये सब उसकी वजह से हुआ है। पागलों के साथ जो आपका बिल्कुल एटीट्यूड ही चेंज हो गया। बोला जैसे एक नॉर्मल बीमार आदमी को ट्रीट किया जाता है, वैसे एक मेंटल पेशेंट को ट्रीट करना चाहिए, जैसे हमेशा से होता है। जैसे आप उसको ऐसे थोड़ी कि सोसाइटी से अलग कर दो, ड्रग करो, टॉर्चर करो, उनको पिल्स दो, उनको। कह रहे कहने को हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते कि मोरॉन, मैड, नहीं ये नहीं बोलो, ये अच्छा लफ्ज नहीं है। मोरॉन नहीं बोलो, मैड नहीं बोलो, आप बोलो स्पेशल। कह रहे बोलने को तो हम ऐसी बातें करते हैं, लेकिन अंडरलाइन हम उनके साथ बुरा। पुराने दौरों में हम उनको पागल ही बोलते थे लेकिन ट्रीट अच्छा करते थे। अब हम पागल नहीं बोलो, पागल नहीं बोलो, लेकिन ट्रीट बुरा करते हैं। कह रहे हम लोग एक डुप्लिसिटी जी रहे हैं हम लोग ये बोर्जवाजी सोसाइटी के अंदर में। कह रहा है कि ये जो हम कह रहे हैं ना कि हम उनको ट्रीट कर रहे हैं, कह रहे हैं दिस इज अ बोगस डिस्कोर्स, यू आर पुटिंग पीपल इन मैड हाउस विदाउट देयर कॉन्सेंट। ये पहले दौर में किया गया ना। कह रहे दिस एनलाइटनमेंट, द एडवेंट ऑफ रीजन इज इन फैक्ट अ कोर्जन इन डिस्गाइज। बेसिकली एनलाइटनमेंट में कोर्जन हो रहा है। इसने एक बड़ा अच्छा, इमैनुअल कांट ने एक बड़ा अच्छा एक ऐसे लिखा था इनलाइटनमेंट पर, उस पे इसने बड़ा अच्छा जवाब लिखा था कांट का। इसने अपनी जवानी में हमेशा कांट के खिलाफ लिखा, अपने जवानी में हमेशा कांट के खिलाफ बोला, लेकिन अपने आखिरी 5-8 सालों में ये कांट का बहुत बड़ा आशिक बन गया था। बल्कि इसने एक जगह लिखा भी है कि हमें दोबारा कांट के पास जाना पड़ेगा।
तो ये इसकी सोच में एक चेंज आई थी। अगर आपने वो मूवी देखी हो वन फ्लू ओवर द ककूज नेस्ट, पहले मैंने मूवी देखी थी 10 साल पहले, फिर अभी मैंने कुछ अरसे पहले उसका नॉवेल पढ़ा। तो उसमें क्या है, यही तो है ना, वो जो उस नॉवेल का प्रोटैगनिस्ट है वो बेचारा नॉर्मल आदमी है, लेकिन वो डोसाइल नहीं है। आज की सोसाइटी चाहती है कि आप डोसाइल हो जाएं, वो डोसाइल नहीं है, वो अथॉरिटीज से पंगे लेता है। तो कैसे उसको इंजेक्शन लगा लगा के उसको पागल करते हैं पहले, फिर उसको मार देते हैं। अगर आपने वो नॉवेल पढ़ा हो, बेसिकली फूको यही तो कह रहा है ना कि ये सोसाइटी चाहती है कि आप डोसाइल हो जाए, आपको हर तरह से मॉनिटर किया जा रहा है, आपको ये 24 घंटे की सर्वेलेंस। इसने इसकी सारी किताबों में यही बातें लिखी हुई है कि आपको जो मॉडर्न सोसाइटी, पहले तो एक बादशाह होता था और फिर कोई जो स्टेट के दुश्मन होते थे उनकी थोड़ी बहुत सर्वेलेंस होती थी। कह रहे अब तो हर आदमी की सर्वेलेंस हो रही है। पता है वो जो नॉवेल है वन फ्लू ओवर द ककूज नेस्ट, उसकी खास बात क्या है? उसकी बात जो सबसे अच्छी है ना, वो ये है कि वो नॉवेल का जो नरेटर है वो पागल है। उस नॉवेल का नरेटर पागल है। कैसा है? ऐसे नॉवेल कहां लिखे गए? ऐसे नॉवेल जिसमें एक पागल आदमी नरेट करे नॉवेल? तो इस तरह का नॉवेल है वो। तो ये था भाई एक बहुत ही हाई लेवल डिस्कशन मिशेल फूको पर, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि फूको क्या सोचता है, उसकी मेन थीम्स क्या है काम की। बहुत ही एक इंट्रोडक्टरी लेवल का डिस्कशन था। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो मैं इसकी एक और सीरीज, इसकी जो बुक्स हैं, छोटी छोटी बुक्स हैं इसकी, जो मेन बुक है ऑर्डर ऑफ थिंग्स वो, और जो दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उन पर मैं डेफिनेटली वीडियो बना सकता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।